मेरा एक ही फंडा था, बॉल देखो और बॉल को मारो, क्योंकि बॉल आई है मारने के लिए। सिंपल। हम अटैकिंग क्रिकेट की बात कर रहे हैं और आप उस क्रिकेटिंग स्टाइल के पायनियर रहे हैं। ये स्टाइल कैसे डेवलप हुआ? डिड इट कम नेचुरली और वाज देयर एन एफर्ट पुट इन? टेक अस थ्रू द प्रोसेस कि हुआ क्या था। देखिए, मैं टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेलता था और टेनिस बॉल में क्या होता था, आपको 5 ओवर का मैच होता है, उसमें 60-70 रन आप चेज करते हो। तो मोस्टली आपको वो चेज करने होते हैं या पहले बैटिंग करते हो तो उतने बनाने होते हैं। क्योंकि मैं अपनी टीम 4-5 प्लेयर की टीम होती है, उसमें मैं ही एक अच्छा था, तो मुझे ही ज़्यादा बॉलें खेलनी थी, मुझे ही सबसे ज़्यादा रन बनाने थे। तो वो माइंडसेट मेरा बचपन से ऐसा था कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने वाला था। देन वो मैं अंडर 19 खेला, फिर रणजी ट्रॉफी खेला, फिर इंडिया खेला। तो मुझे आज भी याद है कि मैं जब पहली बार इंडियन टीम में गया तो उस समय अजय जडेजा कैप्टन थे, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। तो मैं उनके साथ ऐसे ही बात कर रहा था कि मैंने कहा, यार आप लोगों से 50 ओवरों में 250 रन ही चेज होते, मैं तो 5 ओवरों में 70 रन चेज कर देता हूँ। तो उनका रिएक्शन ये था कि अब तू आ गया था, तू चेंज कर दी। तो जब मैं इंटरनेशनल मैच खेला और पहला मैच मेरा शोएब अख्तर के अगेंस्ट था, तो अब मुझे पता चले कि टेनिस बॉल और इंटरनेशनल में ना बहुत फर्क है। वहाँ 150 की स्पीड पे गेंद आती है और यहाँ पर आप टेनिस बॉल पे 100 की 120 की स्पीड पे खेलते हो। तो आई थिंक नेचर मेरा अग्रेसिव था, बट मुझे सक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी देर में मिली उस अग्रेसिव नेचर के कारण। बट कोशिश यही थी कि मैं एंटरटेनमेंट दूं अपने बैट से। और जैसे मैंने कहा कि मेरी लाइफ में क्रिकेट एक सिंपल है, बैटिंग में कौन सी बॉल मार सकते हो, कौन सी छोड़ सकते हो और कौन सी रोक सकते हो। बस ज़्यादातर मैंने मारी है, छोड़ी कम है। आज काफी अटैकिंग क्रिकेट खेला जा रहा है। जब आप आज के क्रिकेटर्स को देखते हैं, आज के गेम को देखते हैं, हाउ डज दैट मेक यू फील? मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आज जब टेस्ट मैच देखता हूँ, बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए टेस्ट मैचेस देखने बंद कर दिए थे, क्योंकि कोई एंटरटेन नहीं करता था, सब अपने अपने टुक टुक करके रन बना रहे थे। लेकिन आज यशस्वी जायसवाल को देखने में मजा आता है, या ऋषभ पंत जब बैटिंग करते थे उनको देखने में मजा आता था, क्योंकि वो क्रिकेट में एक एंटरटेनमेंट का पार्ट लेके आते हैं। जब आप बाउंड चौके छक्के मारते हो तो आप एंटरटेनमेंट देते हो पब्लिक को भी और जो देख रहा है उसको भी। तो आई थिंक आज वापस वो देखने को मजा आ रहा है, जब यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से खेल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ऋषभ पंत जल्दी आए तो एक ऊपर और एक नीचे 2 ऐसे प्लेयर होंगे इंडिया के पास जो अपने दम पर टेस्ट मैच जिता सके। वनडे और T20 कोई भी जिता सकता है, लेकिन टेस्ट मैच जिताना एक बहुत टफ काम है। तो ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो शायद टेस्ट मैच जिता सकते हैं अपने दम पर। यशस्वी जायसवाल को हम लेफ्ट हैंडेड वीरेंद्र सहवाग बुला सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बट थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अगर जल्दी उसको सहवाग बुला दिया तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए उसको एटलीस्ट अभी और 5-6 साल थोड़ा 5-6 साल वो खेले तो देन वी कैन कॉल हिम। जैसे हमने एक टाइम पे पुजारा आए थे तो उनको एकदम द वॉल का नाम दे दिया था कि वो द्रविड़ की तरह खेलते हैं, उतना करते हैं। बट धीरे धीरे वो वॉल बने बाद में। तो आई थिंक यशस्वी जायसवाल को भी अभी थोड़ा टाइम हम दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसा भी खेल रहे वैसे ही अगले 5-6 साल खेले तो बहुत एक्साइटिंग रहेंगे इंडिया के लिए। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट यू इज कि आपने अपने करियर की शुरुआत एक ओपनर से नहीं की, बट यू वर इंडियाज ग्रेटेस्ट एवर ओपनिंग बैट्समैन। ये ट्रांजिशन कैसे आया एंड इन योर माइंड ऑल्सो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंची? मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन था, नंबर 6 पे बैटिंग करता था, ऑफ स्पिन साथ में थोड़ी बहुत गेंदबाजी करता था। सिलेक्शन इसलिए हुआ था कि मैं थोड़ी गेंद कर लेता हूँ, थोड़ी बैटिंग कर लेता हूँ। लेकिन हम लोग 2001 में श्रीलंका में गए थे, जहाँ पर हमारे ओपनर सचिन तेंदुलकर जी इंजर्ड थे, वो आए नहीं थे। जो दूसरे ओपनर थे हमें कुर्सिया और वो परफॉर्म नहीं करते सौरव गांगुली साथ। तो हमने बहुत सारे ओपनर ट्राई किए। सौरव गांगुली ने, मैंने युवराज सिंह को किया, हेमंत बदानी को किया, हमें कुर्सिया और 1-2 ओपनर्स। तो एक जहीर खान नाम का एक खिलाड़ी होता था, उन्होंने सजेशन दिया सौरव गांगुली को कि यार सहवाग को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा इन्हें फास्ट बॉलिंग अच्छे खेलते हुए। तो जहीर खान की बदौलत मैंने पहली बार वनडे क्रिकेट में ओपनिंग करनी शुरू करी। पहला मैच में मैंने 33 के कुछ बनाए और दूसरे मैच में मैं 0 पे आउट हो गया। तो जो थर्ड मैच था मेरा ओपनर, वो मेरा वैसे लास्ट मैच हो जाता अगर मैं परफॉर्म नहीं करता, तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे परफॉर्मेंस दिए हुए। तो दादा ने मुझे बैक किया और उस मैच में मैंने सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया 69 बॉल्स पे, और हम लोग वो सेमीफाइनल जीते। और उसके बाद मैं ओपनर बना, बट मैं चाहता नहीं था मैं ओपनिंग करना बिल्कुल भी। टेस्ट मैच में मुझे ओपनिंग करने के लिए सौरव गांगुली ने 2002 में रिक्वेस्ट की, कोच जॉन राइट और सौरव गांगुली। तो दादा मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार तू इतना अच्छा खिलाड़ी, तुझे मैं बाहर नहीं बिठा सकता, तू ओपनिंग कर ले, क्योंकि नंबर 3 पर द्रविड़ है, 4 पर तेंदुलकर है, 5 पर गांगुली है, 6 पर लक्ष्मण है और 7 पर विकेट कीपर है। तो तू ओपनिंग। मैंने कहा दादा आप भी तो ओपनिंग किया आपने वनडे क्रिकेट में, तो आप ओपनिंग कर लो, मैं 5 खेल लूंगा। बोला मैं कैप्टन हूँ, मैं तो नहीं कर सकता।
तो मैंने कहा कि तेंदुलकर को करवा दो, तो उन्होंने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तू जाके बात कर ले, अगर वो मान जाते तो वो ओपनिंग कर लेंगे, तू 4 नंबर खेल लियो। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई भी नहीं माना। तो फाइनली मैंने दादा को बोला मुझे लिख के दो कि अगर मैं 2-3 टेस्ट मैचेस में फेल हो गया तो मुझे वापस मिडिल ऑर्डर में मौका मिलेगा। तो सौरव गांगुली ने मुझे लिख के दिया कि अगर तू इस सीरीज़ में फ्लॉप हो गया तो मैं तुझे मिडिल ऑर्डर में मौका दूंगा, बट वो मौका कभी आया ही नहीं। तो उसके बाद मैंने पहले मैच में 84 बनाया, दूसरे मैच में एज ए ओपनर 100 बनाया, बट मेरा गेम मैंने कभी अग्रेसिव गेम छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं उसी के लिए जाना चाहता था, उसी के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो मेरा ये था कि भाई मैं भी अपने एग्रेसिव क्रिकेट से खेलूंगा तो मैं शायद अपना नाम बना पाऊँ। तो इसलिए मैंने एग्रेसिव क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में खेलनी शुरू की एज ए ओपनर भी। आज भी अगर हम क्रिकेटर्स को देख रहे हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, रिंकू हो, हरमनप्रीत कौर भी अगर हो, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये शायद एक अच्छा समय है यंग क्रिकेटर्स के लिए जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ अभी डेब्यू करा है। दे हैव ऑल्सो बीन फैसिनेटिंग। ध्रुव हो, आकाश हो, सरफराज हो, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एंड डू यू सी दैट फाइनली वी हैव द टैलेंट जो कि हमें क्रिकेट के नेक्स्ट डेकेड में अच्छा इंडिया में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी। हमारे टाइम में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो जिनको जगह नहीं मिल रही थी इंडियन टीम में आने के लिए, और आज भी थैंक्स टू आईपीएल के आने से छोटे छोटे शहरों से बहुत सारे प्लेयर आए हैं जिन्होंने आईपीएल में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेला है और परफॉर्म किया। कोई सोच नहीं सकता था रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जो एक छोटे उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से आते हैं और वो अपना इतना बड़ा नाम बनाते हैं आईपीएल के प्लेटफॉर्म के बाद और फिर इंडिया के लिए खेलते हैं। तो इंडिया के पास टैलेंट की कभी कमी नहीं है, और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में भी वो टैलेंट हमें, जो भी आपने नाम लिए, चाहे वो सरफराज हो, यशस्वी जायसवाल हो, गिल हो, ऋषभ पंत हो, या इवन बॉलिंग में मुकेश हो, बुमराह हो, तो ये सब लोग एक प्रोसेस से आते हैं जो कि हमारे यहाँ अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी और फिर आईपीएल और फिर इंडियन टीम। तो वो प्रोसेस इतना अच्छा है, वो डोमेस्टिक जो हमारा टूर्नामेंट है वो इतना बेहतर है, तो उनको वहां से निकल कर आने में ना ऐसा लगता नहीं कि फिर वो इंटरनेशनल उनके लिए कोई प्रॉब्लम है। और स्पेशली आईपीएल में सारे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल के उन्हें लगता ही नहीं कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट मुश्किल है। हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग डोमेस्टिक से सीधा इंटरनेशनल खेलते थे, जहां पर बहुत फर्क था बॉलिंग में कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो तो आप 130 किलोमीटर पर आवर खेल रहे हो, और आप इंटरनेशनल खेल रहे हो तो आप 140 पर किलोमीटर आवर खेल रहे हो, तो वो 10 किलोमीटर का बहुत फर्क होता है। लेकिन आज वो फर्क आईपीएल ने मिटा दिया, वो मिटा दिया। तो हमारे पास टैलेंट हमेशा से था और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रांग है। और उम्मीद करता हूँ कि एक सपना देखा था अनिल कुंबले ने 2005-06 में कि हम लोग टेस्ट टीम नंबर 1 बने, और वो सपना उनका धीरे धीरे होकर आज पूरा हो रहा है कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब खेलते हैं, हालांकि हम जीते नहीं, लेकिन 2 फाइनल आ रहे हैं, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। टेस्ट टीम नंबर 1, वनडे टीम नंबर 1 और T20 टीम नंबर 1 बने हैं। तो वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू गई है भारतीय टीम। अभी हर कोई टीम की तारीफ कर रहा है, आप भी कह रहे हैं कि टीम स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ बैठे लोग और जो देश के तमाम लोग हैं उनके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि 10 साल हो गए हैं, आईसीसी ट्रॉफी तो नहीं आई है हमारे पास में, तो क्या वजह है कि ये हमसे अभी तक जो खुशी है वो बड़ी दूर लग रही है? एंड डू यू थिंक इन द टाइम्स टू कम वी हैव होप? और अभी तो बहुत जल्दी ही एक और टूर्नामेंट होने वाला है। व्हाट हैज बीन द रीजन कि हमारे पास 10 साल में ये वाली सफलता जो नहीं है वो नहीं आ पाई है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग टीम होना एक अलग बात, मतलब स्ट्रॉन्ग होना एक, लेकिन चैंपियनशिप जीतना एक अलग बात। चैंपियनशिप के लिए आपको एक टीम होकर खेलना पड़ता है, आपको थोड़ी किस्मत भी चाहिए, थोड़े राइट डिसीजन भी चाहिए। जब आप नॉकआउट्स में जाते हो तो आपको वो थोड़ा फियरलेस और ब्रेवरी के साथ भी खेलना पड़ता है, जो कि शायद पिछले कुछ टूर्नामेंट में मुझे नजर नहीं आया। अगर लास्ट फाइनल में मैं देखूं जिसमें इंडिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रही है, तो वो नजर ही नहीं आया। 11 ओवर के बाद से लेकर 40 ओवर के बीच में वो किसी ने फियरलेस क्रिकेट खेली नहीं, सिर्फ एक चौका लगाया हमने, ये कह दो। तो आई थिंक वो हमें भूल जाना होगा कि हम लोग सेमीफाइनल या फाइनल खेलते हैं। अगर हम लोग उसको भी लीग मैच की तरह खेलें तो शायद आसान होगा, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। जब मैं टीम का हिस्सा था 2007-08 से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक, हम लोग हर एक मैच को ऐसे ट्रीट करते थे नॉकआउट मैच है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, अगर हम हार गए तो बाहर हो जाएंगे। तो 2007-08 से लेकर 2011 तक हमने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, बहुत मैचेस जीते, वनडे इंटरनेशनल, और उसकी वर्ल्ड कप की तैयारी की हमने। तो शायद इंडियन टीम ये दोबारा कर सकते कि हर मैच को नॉकआउट मैच की तरह खेले कि हार गए तो बाहर हो जाएंगे, तो माइंडसेट बदल जाता है। तो आई थिंक वो माइंडसेट चाहिए वहाँ उस ड्रेसिंग रूम में जब आप नॉकआउट में उतरते हो, कि आप फियरलेस खेलो, थोड़ा ब्रेवरी के साथ खेलो,
थोड़ा रिस्क लेके खेल लो, तो शायद वो लैकिंग है। तो हम लोग शायद ही सोचते हैं नहीं ना हमें जीतना है, हमें जीत तो हो ही जाएगी अगर आप ये सब चीज़ें करोगे। तो आई थिंक वो लैकिंग है मुझे लगता है। जून में जब हम यूएस और वेस्ट इंडीज में जाके खेलेंगे, व्हाट डू यू थिंक? तो ये तो वैसे भी T20 फॉर्मेट है, वहाँ तो मुझे उम्मीद है कि जो भी नए बंच ऑफ प्लेयर आए हैं जो सीनियर के साथ खेलेंगे वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो ही जीतेंगे। और वो एक फॉर्मेट ऐसा है T20 की, उसमें एक प्लेयर आपको पूरी टीम को हरा सकता है। कोई भी एक बैट्समैन है, कोई भी एक बॉलर पूरी टीम को हरा सकता है। तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा हमारे पास वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर हमें T20 मुकाबला जिता सकते हैं। T20 क्रिकेट की बात हो रही है और कहा हमेशा यही जाता था कि वीरेंद्र सहवाग टेस्ट मैचेस भी T20 के जैसे ही खेलते हैं। यू ऑल्सो स्पोक अबाउट योर ओन स्टाइल ऑफ प्लेइंग, अग्रेसिव प्लेइंग, लेकिन कोई बैटिंग फॉर्मूला रहा, जैसे हम इंडस्ट्री में बात करते हैं एक सीक्रेट सॉस की, व्हाट वाज योर सीक्रेट सॉस? आई विश कि कोई ऐसा सीक्रेट होता मेरी लाइफ में, बट क्या है कि मुझे इस खेल से प्यार है और मुझे इस खेल को खेलना है और अपने अंदाज में खेलना है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा ही समझता था कि जो पब्लिक आई है टिकट खरीद कर आपको देखने के लिए, आप उसको कैसे एंटरटेनमेंट दे सकते हो, वो चौके छक्कों से ही दे सकते हो। तो मैं कोशिश वही करता था कि मैं वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलूँ। और फिर मैं जब नया नया टीम में आया था ना, तो मेरी टीम में थे द्राविड, तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण। अगर मैं 100 रन बनाता हूँ और वो 70 रन बनाते तो हेडलाइन उनकी आती थी। अब हेडलाइन मेरी आए उनकी ना आए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उनसे बेहतर खेलना पड़ेगा, उनसे तेज स्ट्राइक रेट पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब महारथी थे। 100 रन बनाते थे 200 बॉल में। अगर मैंने 100 बॉल पे 100 रन बनाए तो शायद मेरी हेडलाइन आ सकती थी, और ऐसा होना भी शुरू हुआ 2002 के बाद। तो वो अग्रेसिव माइंडसेट मैंने छोड़ा नहीं फिर, इसलिए क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरी हेडलाइंस आए। मुझे याद है कि मैंने नॉटिंघम में 100 बनाया और सेकंड इनिंग में दादा और सचिन, राहुल द्रविड़ ने 100 बनाया, तो मेरा कहीं एक छोटा सा नाम लिखा आया, सहवाग स्कोर 104, और उन हेडलाइन आई उन तीनों की। तो उसको चेंज करने के लिए मुझे फिर अगले मैचेस में तो अग्रेसिव खेलना पड़ा, कम बॉलों में ज़्यादा रन बनाने पड़े। फिर सब लोग बात करने लग गए कि यार ये एक अग्रेसिव ओपनर आया इंडिया के लिए एंड इज़ गुड। तो फिर नेक्स्ट मैच में जब 100 बना, फास्ट 100, तो वो हेडलाइन मेरी आई। तो आई थिंक वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मेरे कैरियर की शुरुआत में कि मैं अपने उन 3-4 महारथियों से तेज़ रन बनाना शुरू करूँ, अग्रेसिव खेलूँ, ताकि मैं अपना नाम बना सकूँ। तो नाम बनाने के लिए मैंने वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई। टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें, अ लॉट इज बीइंग सेड अबाउट इट, और आपने भी एज अ कमेंटेटर इंडियन क्रिकेट की टीम के बारे में और टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट के बारे में और काफ़ी बातें कही हैं। टेस्ट क्रिकेट को और बेहतरीन बनाने के लिए अगर आपको 3 चीज़ें रेकमेंड करनी हो आज, वो क्या होंगी? देखिए, जो चीज़ टूटी नहीं है उसे जोड़े क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर इतने अगर मैं येस बैंक का एग्जांपल दूं, तो येस बैंक ठीक है एक उतार चढ़ाव से गुजरा है, लेकिन जो वो पहले करते थे आज भी वही कर रहे हैं। तो वो बेस्ट है, उन्हें पता है बैंकिंग कैसे करनी है, उन्हें पता है कि रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करनी है। तो वो अगर वो चेंज लाना चाहेंगे तो शायद उन्हें दिक्कत हो। तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट क्रिकेट बेस्ट फॉर्मेट है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आप किसी भी यंग या किसी भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी से पूछोगे कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहता है, तो वो कहेगा कि मुझे टेस्ट क्रिकेट पसंद है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आपके कैरेक्टर, आपके पेशेंस, आपके स्किल्स, सबका टेस्ट होता है। अगर आप उसमें पास होते हो तो फिर ये बाकी फॉर्मेट बड़े आसान है खेलना, 50 और T20। तो मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में कुछ चेंज नहीं हो सकता। अगर हाँ चेंज करना भी है तो ये हो सकता है कि 5 दिन का मैच है तो 3 दिन या 2 दिन बाद 1 दिन ब्रेक दे दें, ताकि बॉडी रिकवर जल्दी हो जाए।